जय माता दी मित्रों, राधे राधे। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और हम लोग दृष्टि से पढ़ रहे हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता और नाभा दासकृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब से हुआ था? तो 19वीं सदी से हुआ था। गारसा तासी कृत इस्तवार द लालित्योर एंदुए हिंदुस्तानी से माना जाता है। तो गारसा तासी का ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द लालित्योर एंदुए हिंदुस्तानी। ये भी ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, काल क्रमानुरूप पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। 4 पद्धतियाँ हैं। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को देखते हैं। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नामों के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा। जैसे केदार पहले आया क तो केदारनाथ, फिर च आया तो चिंतामणि, फिर त आया तो तुलसीदास। इस तरह से वर्णानुक्रम पद्धति में प्रयोग किया जाता था। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है। जो ये है ना, इसे असंगत माना गया ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होता है। गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। तो किसने किया है? गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। अब है कालक्रमानुसार इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। तो इसमें रचनाकारों का विवरण कैसे दिया जाता है? काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि के आधार पर बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ की वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र है। तो कविवृत्त संग्रह मात्र कहा गया किसे? कालक्रमानुसार को। अब आता है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने कालक्रमानुसार लिखा है, और गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्ण क्रमानुसार लिखा है। अब आता है, अब कौन सी विधेयवाद वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या है? इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में कैसे करता है? तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। तो इतिहास केवल तटस्थ होकर तथ्य संकलन करे, तो ये क्रमबद्ध रूप में करे, तो ये नहीं मांग करता है। उसका क्या है कि लेखन सिर्फ तथ्य संकलन का नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या भी करनी चाहिए, विश्लेषण भी होना चाहिए। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया। ठीक है। अब आता है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। तो फ्रेंच विद्वान तेन जो थे, इन्हें सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किए थे, और तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया था। कितने शब्दों से? 3 शब्दों के माध्यम से तेन ने स्पष्ट किया था। कौन कौन सा था? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक अस्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है। किसे? विधेयवादी पद्धति को, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को
बहुत क्या हुआ, बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। जो ये साहित्य प्रक्रिया ये हुआ इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में, अगर हिंदी में पूछे तो सर्वप्रथम कौन आते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। किसका? विधेयवादी पद्धति का। इनके बाद कौन आते हैं, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी भी करते हैं, बच्चन सिंह आदि भी करते हैं। प्रख्यात साहित्यकार इस पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। ठीक है, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। तो कौन कह रहा है, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना, तो साहित्य के इतिहास का काम क्या है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये कौन कहता है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अब है इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन में क्या है? जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय क्या है? साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन बिलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है। साहित्य इतिहास का दर्शन मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि इसी प्रकार का ग्रंथ है। साहित्य इतिहास दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से है। साहित्य इतिहास दर्शन का संबंध किससे है? तो इतिहास दर्शन से है। इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद है। इतिहास दर्शन को लेकर जनक के लोग को मतभेद है। तो कालिंगवुड के किसे मानते हैं इतिहास दर्शन के जनक? तो वाल्तेयर। तो काल करेंगे तो कहाँ? वाल पे, वाल का तक्का लगा के से टेक दे के लोग बैठते हैं, तो वाल मतलब दीवार। तो कालिंग करें तो वाल को टेक्का दे के क्या कर रहे हैं? कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साहित्य इतिहास दर्शन के जनक कौन हो जाएंगे? वाल्तेयर। किसने माना है? कालिंगवुड ने माना है। कालिंगवुड ने माना है। अब है प्रोफेसर वाल्स के अनुसार। कहाँ गए प्रोफेसर वाल्स? तो प्रोफेसर वाल्स के अनुसार बीको ये इटली के दार्शनिक थे। तो प्रोफेसर वाल्स ने किसे माना है साहित्य इतिहास दर्शन के जनक? तो इन्होंने बीको को माना है। तो वाल्स को हम करेंगे क्या? बीको टर्मरिक क्रीम होता है ना, वाल्स पे लगा रहे हैं कौन? प्रोफेसर वाल्स। तो बीको को किसने माना है? बीको को तो ये वाल्तेयर ने माना है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार बीको को माना है। वाल्तेयर के अनुसार किसने माना है? इतिहास दर्शन के वाल्तेयर के अनुसार क्या कहते हैं? इतिहास दर्शन के चिंतन की विधि है। इतिहास दर्शन के चिंतन की विधि है, वाल्तेयर कह रहे हैं। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय उनके विषय में चिंतन करता है। कौन कहता है? वाल्तेयर के अनुसार। कालिंगवुड के अनुसार क्या कहते हैं? इतिहास दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। इतिहास दर्शन वही है कि इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का परस्पर तालमेल करता है। कौन? इतिहास का दर्शन कालिंगवुड के अनुसार है ये। इतिहास दर्शन के संदर्भ में हीगल ने क्या कहा है? हीगल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास दर्शन के संबंध में किसके विचार परिवर्तनकारी माने गए हैं? तो ये हीगल हैं। हीगल के विचार परिवर्तनकारी माने गए। प्रोफेसर वाल्स परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक हैं। प्रोफेसर वाल्स कैसे हैं? तो ये प्रोफेसर वाल्स प्रोफेसर कहाँ चला गया? प्रोफेसर वाल्स परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक है। हीगल के अनुसार
इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कारण प्रक्रिया की खोज है। हेगल का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। अब देखते हैं वक्तव्य एवं काल विभाजन। वक्तव्य एवं काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आचार्य शुक्ल ने अपने पहले लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। तो शुक्ल जी जो हैं कहते हैं जो इनके पहले जितने लिखे गए ऐतिहासिक साहित्य इतिहास ग्रंथ उन्हें क्या कहा है शुक्ल ने, तो कविवृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सरोज कविवृत्त संग्रह, शिव सिंह सरोज का जो है तो इसे क्या कहें, कविवृत्त संग्रह कहें शुक्ल जी। शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है इसे शुक्ल जी क्या कहते हैं, कविवृत्त संग्रह कहे हैं। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविवृत्त संग्रह। तो कविवृत्त संग्रह तो शिव सिंह सेंगर हो जाते हैं, तीन ही भाई थे तो शिव कविवृत्त संग्रह थे। और यहाँ क्या था, बड़ा कविवृत्त संग्रह, तो बड़ा हो गए क्योंकि मॉडर्न थे, वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखे थे तो बड़ा हिंदुस्तान बड़ा, तो बड़ा कविवृत्त संग्रह किसका है, तो ये मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है, ग्रेसन का है। तो फिर मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी प्रकांड विद्वान कविवृत्त संग्रह नामकरण दो आधारों पर किया है। अच्छा, बता रहे हैं कि मिश्र बंधु विनोद बड़ा भारी प्रकांड भाग कविवृत्त संग्रह, तो मतलब ये शुक्ल जी क्या कहे हैं, मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कह दिए हैं मिश्र बंधुओं को। और मिश्र बंधुओं के जो है नामकरण दो आधारों पर किया जाएगा, काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की जानकारी या विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के उद्देश्य स्वरूप के अनुसार, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी कहीं काल की लोकप्रियता की प्रभाव प्रतिध्वनि होती है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता। शुक्ल जी कहते हैं किसी काल को विस्तार लेकर यूं ही उत्तर पूर्व कह देना, उत्तर पूर्व नाम देकर दो हिस्सों कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किया वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास पुस्तक में किसी भी व्यक्ति की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ये शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी भी कवि की पूरी या क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है। तो देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इस्तवार द लाल तितर एंदोई हिंदुस्तानी, इसको गारसा तासी ने लिखा है और दो भागों में लिखा है। प्रथम भाग आता है 1839 में और दूसरा भाग आता है 1847 में। दूसरा संस्करण इसका 1871 में आता है। दूसरा संस्करण के भी 3 खंड कर दिए गए थे, ठीक है, दूसरे संस्करण के 3 खंड कर दिए गए थे। 71 दिया, हमने इसको 70 बना लिया था तो इसको 71 कर लीजिएगा। दूसरा संस्करण 71 में आता है क्योंकि हम कहीं पढ़े थे कि ये किस में पढ़े थे, वरदान वाले में पढ़े थे क्या, कि 2 भाग ये दूसरा संस्करण जैसे दिया ना, दूसरा संस्करण 3 खंड आता है। तो प्रथम खंड जो था वो 70 में था और दूसरा तीसरा खंड वो 71 में आता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम काम करेंगे। तो देखते हैं ये जो तासी जी क्या करते थे, इसमें इन्होंने उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण किया। किसमें, इस्तवारदार लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी में। अंग्रेजी वर्ड के क्रम से दिया था।
तो ये कवि 738 कवियों का विवरण कैसे दिया था? अंग्रेजी वर्ड के क्रम से दिया गया था और इसमें 72 कवि केवल हिंदी से संबंधित थे। 738 में 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। ताशी ने रखा था अपने इस्तवारदा लाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में। यह ग्रंथ कैसा था? तो ये फ्रेंच में लिखा था। इंदोई का अर्थ यहाँ हिंदी बताया गया है, हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी या उर्दू। इसे ब्रिटेन के आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ये भी ध्यान देना है कि जो ताशी ने ग्रंथ लिखा था, इसमें इस ग्रंथ में नामकरण और विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। लक्ष्मी सागर वार्षणे आते हैं। लक्ष्मी सागर वार्षणे ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाओं संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में कर देते हैं। तो लक्ष्मी सागर वार्षणे जो क्या करते हैं, ताशी का जो है ग्रंथ इस्तवारदा लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इनको लक्ष्मी सागर वार्षणे ने अनुवाद किया और हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद किया। नाम क्या रखा था कि हिंदुई साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्षणे। तो पूछा जाता है कि लक्ष्मी सागर वार्षणे ने किसके इतिहास का अनुवाद किया था? तो यही थे ताशी। तो लक्ष्मी सागर वार्षणे ने ताशी के ग्रंथ का अनुवाद किया था। शीर्षक क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। कब किया था? 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब है तज़किरा-ए शुअराई। तज़किरा-ए शुअराई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन का है। 1848 ईस्वी में लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया था। तो 1004 कवियों को विवरण दिया था और जिनमें 62 कवि को हिंदी से संबंधित माना। ये तो और ही खराब निकला। कैसे कि 1000 कवियों को इन्होंने विवरण दिया था, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित करवाया था। 1000 कवियों जो तज़किरा-ए शुअराई था, कवियों का विवरण दिया था और 62 कवि को ही हिंदी से संबंधित रखे मान थे। ताशी ने तो 738 कवियों में 72 कवि को रख दिया था हिंदी में, लेकिन ये जो मौलवी थे ये 1004 कवियों में 62 कवि को ही रखे थे। और इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था, नामकरण नहीं किया गया था। तो देखिए ये मौलवी आए तो इस बात से इसका महत्व हो गया कि कालक्रम का इन्होंने ध्यान रखा था, वर्णक्रम का ध्यान नहीं रखा था, कालक्रम। तो और इसे तब का स्वरा भी कहा जाता है। तो तब का स्वरा शब्द आ जाएगा तो हम मौलवी को पकड़ लेंगे, ठीक है। तब का स्वरा कहा जाता है। अब है देखते हैं अब क्या है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। 1873 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। तो प्रश्न बना हुआ है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह है, महेश दत्त शुक्ल का है, 1873 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। अब आते हैं शिव सिंह सरोज। ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है और कब लिखा? तो 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। शिव सिंह सरोज। इस ग्रंथ में क्या है कि ये सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा यानी 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया है। किसने? शिव सेंगर ने दिया है। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार बना। जो बाद में इतिहासकार लिखे इसी को आधार लेकर लिखे। इसके पूर्वार्ध में 838 कितने कवि थे? 1003 कवि रखे थे ना शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सेंगर ने 1003 रखे थे, लेकिन इसका जो पूर्वार्ध था इसमें कितने थे? पूर्वार्ध में 838 कवि थे और शेष 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। उत्तरार्ध में 1003 कवियों का और पूर्वार्ध में 338 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था और जो कौन थे? ताशी ने भी किया था, ठीक है। गारसा ताशी ने
इन्होंने भी किया था, किसको, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। किया किसने किया था, तो मौलवी ने किया था। ठीक है, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा गया है। प्रस्थान बिंदु, ये जो शिव सिंह सरोज है ना, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। वहाँ से चल गया, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये लाइन जो है कि किस ग्रंथ को साहित्य इतिहास के प्रस्थान बिंदु कहा गया है, तो शिव सिंह सरोज। ठीक है, अब आ जाइए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान चार्ल्स ग्रियर्सन ने लिखा था 1888 में। तो ऐसे कैसे याद करेंगे, तो ये मॉडर्न बन रहे थे ना, तो मॉडर्न के पास देखिए 3 8 है, एक के साथ 3 8 है, मॉडर्न बन रहे थे तो एक के साथ 3 8 है। तो ये मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बन रहे थे, तो ग्रियर्सन गिर गए। ठीक, इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बनता है कि किस ग्रंथ का पत्रिका के रूप में पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, तो यही है इसका प्रकाशन जो हुआ था ना, किसका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन ऐतिहासिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। ठीक है, बहुत से विद्वान ने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। तो बहुत से विद्वान आए, मॉडर्न को क्या किए, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मान लिया। इससे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। ठीक है, इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11, बस इतने हैं। चाहे ग्रियर्सन के ही तो थे। ये संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त हैं, लेकिन ध्यान देना कहीं कहीं 12 अध्याय भी देता है। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने अब संपूर्ण ग्रंथ को 11 अध्याय में विभक्त किया, और ये कहीं कहीं 12 अध्याय भी देता है, इसे भी ध्यान रखना है। लेकिन वर्गीकरण तो 11 ही का हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण आधार शिव सिंह सरोज लिया गया है, शिव सिंह सरोज से लिया गया है। मतलब 952 कवियों को शामिल किया किसने, ग्रियर्सन ने। कितने कवियों को, 952 कवियों को। लेकिन 886 कवियों का विवरण इन्होंने शिव सिंह सरोज से माना, इसीलिए तो शिव सिंह सरोज को प्रस्थान क्या हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना है। और उन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल का समय 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग भी कहा है, स्वर्ण युग। ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, तो देखिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कहीं कहीं स्वर्ण काल भी मिलता है, तो ये स्वर्ण युग भी कहते हैं स्वर्ण भक्ति काल को। तो स्वर्ण युग तो हमें श्याम सुंदर दास का मिलता है, स्वर्ण काल जो होता है उसे ग्रियर्सन का मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग करेंगे। ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो किशोरी, मॉडर्न कौन बनता है, किशोरी। तो किशोरी ने क्या किया था, इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, नाम क्या रखा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। और गार्सद तासी का कौन कराए थे, लक्ष्मी सागर वार्षडे ने 1952 में कराए थे। साहित्य इतिहास में ग्रंथ नींव का पत्थर है। देखिए ये तो जो ग्रंथ है ना, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, साहित्य के इतिहास में ये नींव का पत्थर है। और जो शिव सिंह सरोज था वो साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। दोनों महत्वपूर्ण है कथन। अब देखते हैं कौन कवि हैं। मिश्र बंधु
विनोद। मिश्र बंधु विनोद को लिखा किसने है? मिश्र बंधुओं ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद को। तो इसमें प्रथम 3 भाग जो है मिश्र बंधु विनोद का 1913 में आता है और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया? तो इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रेसन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। देखिए, ग्रेसन ने तो काल विभाजन किया ही था, नामकरण भी कर दिया था, लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से पूछे तो मिश्र बंधुओं का ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है, हम कहाँ पढ़ रहे थे? मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभक्त किया है। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि मिश्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन? गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अब आ जाइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था इन्होंने, और यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। जो ये भूमिका था, ये जो लिखा गया था, इसे हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था इनका ग्रंथ। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये? तो हिंदी नागरी प्रचारी सभा से। और शीर्षक क्या था हिंदी साहित्य का? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि इन्होंने विधेयवादी पद्धति पर लिखा था। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में सही सही साहित्य इतिहास को विश्लेषित किया गया। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। तो शुक्ल जी क्या किए कि अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग कर दिए। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परिवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका ही प्रयोग किया गया था। तो इस शुक्ल जी की इतिहास ग्रंथ के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था। कब लिखा था? 1938 ईस्वी में लिखा था। छायावादी कवि कहाँ चले गए भैया? छायावादी कवि आ जाइए। रामकुमार वर्मा कहाँ भाग रहे हैं? छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ। क्यों भाग रहे हैं? 2 बार हमने ये वीडियो लोड करके डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें कुछ न कुछ गलतियां हो जा रही हैं। तीसरे बार लोड कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, और हमारे मेहनत को सार्थक बनाइएगा आप लोग। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, छायावादी कवि जो हैं रामकुमार वर्मा हैं। इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा को आकर्षित किया गया है। 1 मिनट छोटा कर ले। हाँ, भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया है। ठीक है, तो छायावादी कवि रामकुमार वर्मा जो थे, इनका इतिहास ग्रंथ था, वो काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया। अपने विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। लेकिन क्या बात हुआ कि ये सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल ही इन्होंने लिखा था, और समय 693 से 1693 ईस्वी तक की अवधि को रखा था ये रामकुमार वर्मा। ठीक है, आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। किस नाते नहीं लिख पाए पता नहीं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य नाम दिया। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या कह दिया? संत कर दिया, और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दे दिया। अब इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल किया है। तो ये जो शुक्ल जी तो अपभ्रंश को निकाल दिए थे ना, शुक्ल जी।
हाँ, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग कर दिए थे शुक्ल जी, लेकिन राम कुमार वर्मा क्या किए, इन्होंने अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक से के अंतर्गत प्रस्तुत किया। तो संधि काल जो इन्होंने लिखा है उसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्सों को शामिल किया है। और वर्मा जी यानी राम कुमार वर्मा से आदि काल को संधि काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने क्या किया है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम कहा है ना, चारण काल कहा है किसको, आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने। अब आ जाते हैं, किसको पढ़ना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा है किसने, ये तो जो काला काला है ना, पता नहीं मैं कब से पढ़ रही हूँ, कहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करके। अब इसको सफ़ेद रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग दिखता ही नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ से पढ़ गई। चलिए यहाँ से देखते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने इसका संपादन किया है और 26 विद्वानों के सहयोग से विशद ग्रंथ रचा गया। इतने विद्वानों के कारण यह एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई। फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री कारण ये विद्यार्थियों को विशेष रूप से पसंद आई। जो लिखे थे डॉक्टर नगेंद्र, संपादन किया था हरदयाल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, 1986 में लिखते हैं। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। तो इसी व्यास सम्मान मिला था साहित्य और संवेदना के विकास में। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य कुल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। ठीक है। और शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने का प्रयास किया है। उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती है। शुक्ल जी की परंपराओं को गंभीरता से पुनर्भाषित किया है किसने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। भाषा और साहित्य के गहरे संबंध की खोज इनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्य परंपराओं के संदर्भ व्याख्यायित किए गए हैं। तो हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ अगले क्लास में देखते हैं। तो सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। अब इतने मेहनत के बाद आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कहना नहीं पड़ेगा। जय माता दी, धन्यवाद मित्रों, गला सूख गया।